हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में चारों तरफ पैनिक क्रिएट है क्योंकि यूएस मार्केट में भी बम्पर गिरावट है और इंडियन मार्केट में भी बम्पर गिरावट हुई है और वहां पर इन सब के पीछे एक बैंक का नाम आ रहा है और वो बैंक कहा ये जा रहा है कि भैया मार्केट को बहुत ही ज़्यादा गिरा सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया 2 दिन में ऐसा क्या हुआ, वाई मार्केट इज़ फॉलिंग, व्हाट इज़ द सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस, क्या है भैया ये सिलिकॉन वैली बैंक की कहानी, इससे क्या इंडियन मार्केट पे असर पड़ेगा और किस तरीके से लेमन ब्रदर्स से कनेक्ट किया जा रहा है इसको। तो क्या लेमन ब्रदर्स से कनेक्ट करना भी क्या उचित है या गलत है, बहुत कुछ मिलेगा आपको, सारे सवाल के जवाब मिलेंगे जिससे आपका पूरा डर पैनिक खत्म हो जाएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, हमसे जुड़ जाएं, जहां हर मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले मार्केट की वीडियो बनाते हैं और वो सिर्फ टेलीग्राम पे देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा भी टेलीग्राम में लाइव मार्केट में भी बहुत कुछ देते हैं, तो जुड़ सकते हैं आप। मैं चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा इसके कारण, कमेंट में बताएं। ये आप प्लीज़ पहले बताएं क्योंकि जब लास्ट में मैं फाइनल समरी बताऊंगा तो आपको खुशी होगी कि आपका वर्डिक्ट मेरे वर्डिक्ट से मैच हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारे जो पैनिक क्रिएट हो रहे हैं इनका रीज़न बताया जा रहा है सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस को। तो इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया ये सिलिकॉन वैली बैंक है क्या। तो सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में शुरू हुआ था, अप्रॉक्स 40 ईयर की हिस्ट्री है। अमेरिका के 16 बिग बैंक्स में से एक है और सिलिकॉन का सबसे बड़ा बैंक है। अमेरिका का सिलिकॉन वैली जाना जाता है बिग टेक जाइंट के वजह से। जितने भी बड़े आईटी कंपनी को आप जानते हैं या सर्विस यूज़ करते हैं जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, लिंक्डइन, अबॉट, ईटीसी, इन सभी कंपनियों का हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली में है। हर बैंक का मेन बिजनेस होता है फंड डिपॉजिट करना और लोन देना, लोन देकर इंटरेस्ट अर्न करना और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करना। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, यही बैंक का प्रॉफिट होता है। लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना और डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट पे करना, यही कोई भी बैंक पैटर्न पे काम करती है और पैसा कमाती है। अब इसको एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए बैंक ने $100 का डिपॉजिट लिया जिस पे बैंक को इंटरेस्ट पे करना है $2, तो मतलब लाइबिलिटी कितनी हुई, $102। अब ये $2 देने के लिए बैंक को इस $100 डिपॉजिट मनी को ऐसे इन्वेस्ट करना होगा जिससे बैंक मिनिमम $4 अर्न कर सके, तभी तो $2 डिपॉजिट को पे करेगा और $1 खर्च होगा ऑपरेशन पर और $1 क्या होगा, बैंक का फायदा। सिलिकॉन वैली बैंक भी यही करता है, बस डिफरेंस ये है कि ये बैंक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी को लोन देती है, दूसरों को नहीं। जितना भी लोन सिलिकॉन वैली बैंक देता है उसमें से 56% वेंचर कैपिटल कंपनी को जा रहा है, यानी एक मेजर बिजनेस यहां से हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे एक्सप्लेन करूंगा। वेंचर कैपिटल कंपनी वैसी कंपनी है जो अर्ली स्टेज कंपनी मतलब स्टार्टअप में फंड इन्वेस्ट करता है। सिलिकॉन वैली बैंक डायरेक्ट स्टार्टअप को भी लोन देती है और वेंचर कैपिटल फर्म को भी लोन देती है। उम्मीद है यहां तक आप सिलिकॉन वैली बैंक को और बैंक के ऑपरेशन को समझ गए होंगे। अब यहां तक तो सब अच्छा है, तो फिर प्रॉब्लम कहां शुरू हुई इसको समझते हैं। तो 2019 के अंत में सिलिकॉन वैली बैंक के पास डिपॉजिट था $61.76 बिलियन का। 2021 के अंत तक बढ़कर हो गया $189.20 बिलियन। परसेंटेज वाइज 206% का ग्रोथ बैंक के डिपॉजिट में, मतलब काफी ज्यादा फंड बैंक के पास आ गया। 2019 के बाद कोरोना आ गया, उसके बाद कम इकोनॉमी और बिजनेस का क्या हाल हुआ ये सब आप जानते हैं। पूरा इकोनॉमी स्लो हो गया। इस स्लो डाउन के चलते सिलिकॉन वैली बैंक अपने फंड को इन्वेस्ट नहीं कर पाया जो हमेशा करता था और उससे मोटा पैसा कमाता था। तो कॉमन सी बात है, जब बना बनाया बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में स्टार्टअप कैसे ग्रो करेंगे। यही रीजन था कि आपने क्या सुना था, स्टार्टअप की फंडिंग भी रुक गई है, राइट। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक को अपने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट तो पे करना था क्योंकि पैसे जमा थे, धंधा चले ना चले बैंक को तो पैसा देना है। तो ऐसी कंडीशन में सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने फंड को एमबीएस में इन्वेस्ट कर दिया। एमबीएस का मतलब होता है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है जो आपके होम लोन से बैक्ड होता है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने किसी को घर खरीदने के लिए 10 लाख का लोन दिया 10% के इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए। अब क्योंकि आपने 10 साल के लिए लोन दिया है तो आपका फंड तो 10 ईयर के लिए ब्लॉक हो गया। अब आपको और लोन देना होगा तो आप नहीं दे पाएंगे। इस वजह से बचने के लिए आपने
इस लोन बुक को किसी और को सेल कर दिया 7% इंटरेस्ट पे और पूरा फंड रिलीज करा लिया। जहां आपको 10 लाख पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब आपको 7% मिला और आपका 10 लाख क्या हो गया, रिलीज हो गया, जिससे आप और लोन दे पाएंगे। यही काम करता है बैंक भी, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे और फंड की क्राइसिस ना हो। ये सब एग्रीमेंट जिस बॉन्ड पे होता है उसी को कहा जाता है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। तो ये भी क्लियर है आपको। तो इसलिए जो लोग पैसा लगाते हैं वो ये 3% का डिफरेंस है और यही प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो एमबीएस को सेफ इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो एक ऑप्शन रहता है कि होम सेल करके लोन की रिकवरी की जा सकती है। मगर लेमन ब्रदर के क्राइसिस की वजह से ये भी सेफ नहीं रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया बैंक कहाँ से आ गया, तो टेंशन मत लीजिए, सब बताऊंगा। उससे पहले आप सिलिकॉन बैंक की पूरी कहानी को समझ लीजिए, तब हम लेमन ब्रदर पर चलेंगे। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने फंड को एमबीएस में इन्वेस्ट किया, यहां तक क्लियर है। प्रॉब्लम यहां भी नहीं था। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी इल्ड सिलिकॉन वैली बैंक का पोर्टफोलियो इल्ड से ज्यादा हो गया। मतलब सिलिकॉन वैली बैंक में अगर आप फंड डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1.79% का, और रिस्क फ्री ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 3.9% का। तो आप मुझे बताएं, जहां आपको बिना रिस्क का 3.9% रिटर्न मिल रहा है, वहां आप रिस्क देकर 1.79% का रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट में बताएं। इसी से समझ पाएंगे कि हम जो आपको समझा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं या नहीं। अब इस कारण से क्या हुआ कि इस बैंक में जो फंड डिपॉजिट हुआ था वो विड्रॉल होने लगा और लोग इसकी जगह ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लग गए। यहां से बैंक की प्रॉब्लम और बढ़ी, क्योंकि बैंक का फंड तो 10 ईयर के लिए ब्लॉक्ड है और विड्रॉल रिक्वेस्ट करंट डेट में आने लगा। तो ऐसे कंडीशन में फंड का इशू होने लगा, क्योंकि किसी भी हालत में कोई भी बैंक अपने डिपॉजिटर का पैसा रिफंड करने से मना नहीं कर सकता है। तो ये थी सिलिकॉन वैली बैंक के प्रॉब्लम की अब तक की पूरी कहानी। अब सवाल आता है कि ये प्रॉब्लम तो 2021 में चल रहा था, फिर अचानक पैनिक क्यों? 8 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक की पेरेंट कंपनी सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंस ग्रुप ने अनाउंस किया कि वो फंड रेज करने के लिए $21 बिलियन का सिक्योरिटी सेल किया है 1.8 बिलियन डॉलर के नुकसान में। इसके अलावा $2.25 बिलियन को रेज करने की प्लानिंग चल रही है। ये इन्वेस्टर के लिए शॉकिंग था, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक का हिस्ट्री रहा है कि इसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फंड रेज करने भी जाएंगे और रेज भी करेंगे तो लॉस में शेयर सेल करेंगे। तो ये झटका था। बैंक के इस स्टेप से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट गया और जहां इन्वेस्टर नाराज वहां शेयर की हालत खराब। तो यहां तक अब सारे पॉइंट को हम समरी में लाते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर सिलिकॉन वैली बैंक से फंड निकाल के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लग गए। ये थी प्रॉब्लम। करंट बैंक ने लॉस में अपने सिक्योरिटीज को सेल किया। ये थी दूसरी प्रॉब्लम और पैनिक की वजह भी सिर्फ यही थी। और इस पैनिक की वजह से थर्सडे को इस एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप का शेयर $267.83 से गिरकर $106 पर आ गया। परसेंटेज वाइज देखें तो 60% का फॉल हुआ सिर्फ 2 दिन में। इस तरीके से क्राइसिस क्यों हुई ये तो समझ गए, इतना कुछ हो गया। अब आगे क्या? इस सिचुएशन पे एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के सीईओ ने अपने क्लाइंट और इन्वेस्टर को शांत रहने की सलाह दी और कहा कि जैसे 40 साल तक बैंक ने अपने कस्टमर को सपोर्ट किया है, वैसे ही बैंक आपका सपोर्ट चाहता है कि आप हमें सपोर्ट करें। फिलहाल इसके शेयर पे हॉल्ट लगा हुआ है ताकि शेयर और ना गिरे, और न्यूज़ के अकॉर्डिंग बैंक खुद को सेल करने का प्लान बना रहा है। खुद को सेल करने से रिलेटेड बैंक से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। अब आता है सबसे मेन सवाल कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या होगा असर। तो रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सिलिकॉन वैली बैंक ने वेंचर कैपिटल फर्म के थ्रू $36 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था इंडियन स्टार्टअप में, जो 2022 में घटकर $14 बिलियन का हो गया। इकोनॉमी स्लोडाउन इसका वजह बताया जा रहा है। अब इस लिक्विडिटी क्राइसिस के बाद जहां बैंक को फंड का इशू आ रहा है, बड़े इन्वेस्टर टेक स्टार्टअप अपने फंड को सिलिकॉन वैली बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे सिलिकॉन वैली बैंक का प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। इंडिया की काफ़ी सास स्टार्टअप्स, मतलब ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है, इनका फंड सिलिकॉन वैली बैंक में था। इन सभी स्टार्टअप में फंड ट्रांसफ़र की भागदौड़ बढ़ गई। कुछ फेमस इंडियन सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को देखें तो शादी.com
2006 में फंड रेज किया था सिलिकॉन वैली बैंक से। बेंगलुरु का स्टार्टअप आइस्ट्रिस $150 मिलियन का फंड रेज किया था। तो ऐसे कई स्टार्टअप है जिन्होंने फंड रेज किया था, सभी अपने फंड को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने में लगे हैं ताकि फंड की वजह से उनकी डेली वर्किंग पर इम्पैक्ट ना आए, बट आएगा ज़रूर। और यहाँ पर होने वाला है ले ऑफ वापस से। इसके अलावा इस सिचुएशन को कुछ लोग लेमन ब्रदर इन्वेस्टमेंट क्राइसिस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि लेमन ब्रदर बैंकरप्ट होने से पहले अमेरिका का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था। 2008 में लेमन ब्रदर बैंकरप्ट हो गया था। सिलिकॉन वैली को लोग लेमन ब्रदर्स से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक भी एमबीएस में इन्वेस्ट कर रहा है और लेमन ब्रदर्स भी एमबीएस में इन्वेस्ट के कारण ही बैंकरप्ट हुआ था। मगर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लेमन ब्रदर के केस में सिचुएशन अलग था। वो केस था सब प्राइम लोन्स का, मतलब ऐसे लोगों का लोन दिया गया था जिनकी ईएमआई पे करने की कैपेसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा हाउसिंग मार्केट कॉलेप्स हो गया था। और उसमें पेंशन फंड मैनेजर, हेज फंड मैनेजर, इंश्योरेंस कंपनी भी इन्वॉल्व थी। हाउसिंग मार्केट कॉलेप्स होने की वजह से ग्लोबली इसका असर हुआ और इंडियन मार्केट भी कॉलेप्स हुआ। वहीं पर अभी की सिनेरियो देखें तो सिलिकॉन वैली बैंक के एमबीएस में कैसा लोन है इसका डिस्क्लोजर फिलहाल नहीं हुआ है। इसके अलावा लेमन ब्रदर के केस में उनका एमबीएस डिफॉल्ट हो गया था। सिलिकॉन वैली बैंक के केस में ट्रेजरी बॉन्ड का इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से लिक्विडिटी इशू आया है, सिर्फ इतना ही हुआ, इसके अलावा नहीं। आज भी अगर ट्रेजरी बॉन्ड का इंटरेस्ट कम हो जाता है तो शायद सिलिकॉन वैली वापस स्टेबल हो सकता है। यही कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक को लेमन ब्रदर्स से कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एसवीबी के शेयर फॉल होने की वजह से स्वीडन के लार्जेस्ट पेंशन फंड लेक्सान ने अच्छा खासा नुकसान हुआ है क्योंकि उनके पास एसवीबी का शेयर था, लेकिन इस पर उनका कहना है कि उनके पोर्टफोलियो में वो सिर्फ 1% होल्डिंग थी, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। इन सब के बीच 10 मार्च को फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एफडीआईसी ने सिलिकॉन वैली बैंक को क्लोज कर दिया है और इस बैंक को इस क्राइसिस से निकालने की कोशिश में लगा है। इन सभी फैक्टर की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक का प्रॉब्लम तो क्लियरली दिख रहा है, मगर इंडियन स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बस यूएस मार्केट गिरता है तो उसी पैनिक में इंडियन मार्केट भी गिरेगा। कोई फंडामेंटल अगर आप कनेक्शन निकालना चाहेंगे तो फंडामेंटल कनेक्शन कहीं नहीं दिखेगा। वहाँ पर सिर्फ एक क्या बोलते हैं कि यूएस गिरा तो इंडिया गिरेगा वाला इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये रियलिटी में एक बैड न्यूज़ है, जहाँ पर अमेरिकन्स हमेशा इंडियंस पे उंगली उठाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ये वो। वहाँ पर क्या उन्होंने अपने घर के हालात देखने की कोशिश की है, किस तरीके से एक के बाद एक बैंक की हालत ख़राब होती जा रही है? क्या इस पर कभी सवाल उठाने की कोशिश की है? ये बहुत सोचने वाली बात है और इससे बहुत क्लियर होता है कि हमारा देश कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और उससे बहुत सारे लोग जलते हैं और उस जलने के कारण वो इंडिया पर उंगली उठाना चाहते हैं। लेकिन हमारा देश जिस तेज़ी से बढ़ रहा है वो वहाँ पर बहुत ही जल्दी बहुत ही नंबर 1 कंट्री बनकर उभरेगा। इन सब हालातों से देखते हुए कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है। बट एज एन इन्वेस्टर याद रखिए कि ये गिरावट किस तरीके से आगे होती है वो सिर्फ यूएस मार्केट से इम्पैक्ट लेगी, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और उनका डर खत्म हो सके।